नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन। मैं हूं मनीष शर्मा। दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र और सबसे बड़े चुनाव का ऐलान हो चुका है, जिसकी रणभेरी राजस्थान में भी बच चुकी है। धीरे धीरे बढ़ती गर्मी में अब सियासी टकराव और बयानों से उपजी तपिश अब राजस्थान के रण में महसूस होने लगी है। सभी 25 लोकसभा सीटों पर अभी आमने सामने चेहरे भले साफ ना हुए हों, पर बीजेपी और कांग्रेस की सियासी चाल से चुनावी हाल महसूस किया जाने लगा है, जो दिखने भी लगा है। ताजा सियासी संदेश कांग्रेस के पूर्व सीएम अशोक गहलोत की ओर से आया है, जिन्होंने लगातार 2 वीडियो के जरिए जनता और कार्यकर्ताओं से अपील और बीजेपी के खिलाफ आरोपों को लेकर दलील दी है। गहलोत ने रोजगार से लेकर कन्हैयालाल, ईआरसीपी और चिरंजीवी योजना का जिक्र किया है। बोले कि 2 बार से जो 25 सांसद दिल्ली गए, उन्होंने राजस्थान की आवाज तक नहीं उठाई। हमने काम किया, लेकिन बीजेपी ने गुमराह किया और चुनाव हार गए। हालांकि वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा। अब जनता हमारी योजनाओं और गुड गवर्नेंस को याद कर रही है, ऐसा गहलोत को महसूस हो रहा है। इसीलिए चिरंजीवी योजना को बंद नहीं होने देंगे और ना ही कमजोर होने देंगे, क्योंकि सवाल जिंदगी का है। अब चुनावी माहौल में राजनेताओं के बयान और सवाल के अपने मायने होते हैं। इसी पर हम मंथन करेंगे अगले आधे घंटे। उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि जो चुनाव एक तरह से कहेंगे बेमिसाल है, उसमें राजस्थान का सियासी हाल आपको हर दिन अब बताएंगे। उसमें अशोक गहलोत ने शुरुआत की है, एक अपील की है, वीडियो संदेश के जरिए बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। बोले बीजेपी सरकार बने 3 माह हो चुके हैं, अभी तक जनता के लिए कोई काम हुआ नहीं है। जनता हमारी योजना और गुड गवर्नेंस को याद कर रही है। कन्हैयालाल हत्याकांड और चिरंजीवी योजना का जिक्र किया है गहलोत ने, और स्वास्थ्य योजना के लिए लिखा कि सवाल जिंदगी का है, इसलिए इसको बंद नहीं होने देंगे और ना ही कमजोर होने देंगे। आपको सुनने में आया होगा, काफी आरोप लगा रही है बीजेपी पर कांग्रेस की चिरंजीवी योजना को खत्म किया जा रहा है। भले हारे चुनाव, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ा है, ये गहलोत का दावा है। और 25 सांसद जो बीजेपी और एनडीए के चुनकर गए, उन्होंने आवाज नहीं उठाई राजस्थान की। ईआरसीपी पर भी राजस्थान को गुमराह किया गया। तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत की अपील और दलील है। और आपको सीधा सुनवा भी देते हैं पहले कि अशोक गहलोत ने दोनों वीडियो संदेश में क्या जनता को मैसेजिंग दी है। चुनाव आ गए पार्लियामेंट के अंदर, और जो फीडबैक आ रहा हमारे पास में गांव-गांव से, लोग याद कर रहे हैं हमारी सरकार की योजनाओं को, हमारी गवर्नेंस को याद कर रहे हैं। माहौल बन रहा है कि हम चुनाव जीत सकते हैं कई जगहों पर। और इतिहास गवाह है कि 25 एमपी की जीते थे 2 बार। आप बता दीजिए कि 25 एमपी ने कोई आवाज़ उठाई क्या हमारे बारे में, सरकार के बारे में, सरकार की योजनाओं के बारे में? कोई इमदाद की उन लोगों ने केंद्र से? ईआरसीपी तक को गुमराह किया गया। मुझे कहते गर्व है कि जो हमारी चिरंजीवी योजना थी, जिसमें फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट, फ्री ऑपरेशंस, ये देश में नहीं, दुनिया में कहीं नहीं है। इतनी शानदार योजना, जिसके 25 लाख तक का बीमा हमने कर रखा था पब्लिक का। अब सुनते 5 लाख का लिया है वापस ये लोग। कितना लोगों को लाभ मिला, कोई कल्पना नहीं कर सकता। देश दुनिया में तो उसकी प्रशंसा हो रही है, और ये सरकार समझ नहीं पा रही है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, इन तमाम योजनाओं को हम लोग बंद नहीं होने देंगे, ये मेरा प्रयास रहेगा। तो गहलोत कह रहे हैं योजनाओं को बंद नहीं होने देंगे, जो हमने शुरू की, ये हमारा प्रयास रहेगा। निश्चित रूप से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, भले प्रत्याशी घोषित नहीं हुए। बीजेपी की तरफ से भी घोषणा बाकी है और कांग्रेस की तरफ से भी शेष प्रत्याशियों का ऐलान बाकी, लेकिन सियासी संदेश साफ तौर पर गहलोत कांग्रेस की तरफ से दे रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट श्याम सुंदर जी हमारे साथ होंगे, और चेतन राजपुरोहित बीजेपी से और भीमराज जाखड़ कांग्रेस से इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी पर। बड़ा आरोप लगा रहे हैं चेतन जी आप पर अशोक गहलोत कि हमारी सरकार अगर होती, कन्हैयालाल को लेकर आपने गुमराह किया जनता को कि मुस्लिम के नाम पर 50 लाख और हिंदू के नाम पर 5 लाख। उनका कहना है कि एनआईए के पास केस गया, अगर हमारी सरकार होती तो अब तक आरोपियों को फांसी हो जाती, जो कि अभी तक कोई बड़ा एक्शन हुआ नहीं है। दोनों जगह आपकी सरकार है,
क्या कहेंगे आप? यही तो दिक्कत है मनीष जी, इसीलिए तो सरकार चली गई इन लोगों की, कांग्रेस की। क्योंकि ये करते कुछ नहीं है, बोलते हैं केवल। और यही काम गहलोत साहब ने चुनाव घोषणा होने से 3 महीने पहले यही काम किया था, घोषणाएं की थी, ये देंगे वो आवाज नहीं आ देंगे, रही है। क्या देंगे क्या नहीं देंगे, सब कुछ किया। लेकिन राजस्थान की जनता ने गहलोत साहब के हर प्रश्न का जवाब विधानसभा चुनाव में दे दिया। और इनको जैसा जवाब चाहिए था वो जवाब राजस्थान की जनता ने दे दिया। अब बताऊं मैं मूल मुद्दे पर। गहलोत साहब जो कह रहे हैं, ईआरसीपी की भी बात कर रहे हैं, करना नहीं चाहते थे, पूर्वी राजस्थान को राहत प्रदान करना ही नहीं चाहते थे। और तो और इनके मतभेद इतने गहरे थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप कल्पना कीजिए कि कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी राजस्थान के कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी के पत्रों का जवाब तक नहीं देते थे। 7-7 महीने उत्तर नहीं आता था और कांग्रेस गवर्नमेंट रिमाइंडर भी नहीं भेजती थी, क्योंकि ये नोरा कुश्ती इन लोगों की चलती थी, करना कुछ था नहीं। अब आता हूं मैं आगे। गहलोत साहब को अगर इतना ही योजनाओं पर विश्वास होता और इतना ही जीत के प्रति आश्वस्त होते तो अपने पुत्र को अपना गृह क्षेत्र छोड़ करके जालोर नहीं भेजना पड़ता। आप कम से कम जोधपुर सीट तो जीतने की उम्मीद रखते, अपने पुत्र को जोधपुर से टिकट दिलवाते, खड़ा करते। क्योंकि पिछला चुनाव उन्होंने देख लिया था कि सरकार होने के बावजूद, सारे संसाधन यूज करने के बावजूद बुरी तरह इनके पुत्र जोधपुर से हार गए थे। ये सूचक है अपने आप में कि राजस्थान की कांग्रेस आज की डेट में इस स्टेज पर खड़ी है कि जीतने के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और तो और इनकी दिक्कत एक बड़ी ये है कि बड़े नेता चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं और छोटे कार्यकर्ताओं को पकड़ करके उनका करें आप चुनाव लड़ लीजिए। अब आपको एग्जांपल बताता हूं, अलवर में भंवर जितेंद्र सिंह आप उनके बड़े नेताओं को छोड़ ही नहीं रहे हैं तो बोलेंगे कि आप चुनाव लड़ लीजिए, क्या कीजिए, क्या करे कांग्रेस? उनका आरोप ये है कि आप उनके नेताओं को छोड़ ही नहीं रहे। देखो नहीं, आता हूं, उन्होंने आया उन्होंने क्या किया है, उन्होंने करण सिंह जी यादव जो पूर्व एमपी रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं बहरोड से, उनको टिकट नहीं दिला करके टिकट दिलाया ललित जी यादव को। ललित जी यादव बेचारे कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता है, उनको क्यों हारना तय है, उनको पता है। तो हारने के लिए बलि का बकरा किसको बनाया जाए? चेतन जी, जिस पार्टी जी मेरा सवाल जो बुनियादी था उसका जवाब चाहिए था। कन्हैया लाल को लेकर जो आपने पूरे चुनाव में मुद्दा भी बनाया, अशोक गहलोत सीधे तौर पर कह रहे हैं और इस पर बड़ा आरोप उन्होंने लगाया कि हमारी सरकार अगर होती तो आरोपियों को फांसी तक लग गई होती। एनआईए के पास केस है, अब दोनों जगह आपकी सरकार है, आपसे सवाल पूछ रहे हैं वो। मनीष जी, आपने विधानसभा चुनाव में कन्हैया लाल को मुद्दा बनाया था, अब लगता है अशोक गहलोत और कांग्रेस इसको लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाने जा रही है। मैं बिल्कुल आता हूं, कन्हैया लाल जी पे आता हूं। ये क्या करते थे, ये करते थे तुष्टीकरण की राजनीति करने का खेल कांग्रेस करती थी। आपको शायद याद है या नहीं, मैं याद दिलाता हूं। करौली में दंगे हुए थे, करौली दंगे का एक पार्षद आरोपी था, वो आरोपी पुलिस की नजर में फरार था, लेकिन जयपुर में रोजा इफ्तार की पार्टी में भाग लेता था। सरकार के नाक के पकड़ते थे। क्यों नहीं पकड़ते थे? इसलिए नहीं पकड़ते थे, इनको डर था कि वर्ग का बोर्ड हमारा चला जाएगा। कन्हैया लाल जी के प्रकरण में इन्होंने यही किया। कन्हैया लाल जी के प्रकरण में जब घटना घटित हो गई तो इन्होंने उसको भी छिपाने का, ढकने का वो सारे प्रयास किए। सबसे बड़ा उदाहरण इसका जयपुर बम ब्लास्ट अपने सामने। जयपुर बम ब्लास्ट में जिस प्रकार से सरकार ने पैरवी की, प्रकार से सरकार का डबल एजी जाते नहीं थे वहां पे सुनवाई में, और जिस प्रकार से बरी हुए, उसके बाद में कांग्रेस सरकार खुद कहती है कि हम आगे अपील करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको कुछ लोगों को बचाना था। ये तुष्टीकरण की राजनीति जो भारत के अंदर शुरू हुई थी वो अब खत्म होने के कगार पर है। अब भारत की जनता, चाहे अल्पसंख्यक हो और चाहे बहुसंख्यक हो, अब इन झांसों में आती नहीं। अब वो सीधा सीधा विकास देखती है, काम किसने किया है, और जो काम करता है उसको राजस्थान की जनता समर्थन देती है। और विधानसभा और लोकसभा चुनाव में 23% मतों का अंतर है भाजपा कांग्रेस के बीच में। चाहे आप 2014 का देख लीजिए, चाहे आप 2018 का देख लीजिए, दोनों के अंदर विधानसभा, जब 2018 में हम लोग विधानसभा चुनाव हार गए तो हमें 34% मत मिला था, और उसके 3 महीने के बाद में जो लोकसभा चुनाव आया तो हमने 58 पॉइंट समथिंग वोट लेकर आए हम। तो ये जो 23% का गैप है, ये इसलिए गैप है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुए हैं गांव गांव ढाणी ढाणी में, और आपको मैं योजना का नाम क्या गिनाऊं क्योंकि समय कम रहता है, आपको सारी योजना को पता है जो डिलीवर हुई है धरती के ऊपर, जमीन के ऊपर, लोगों को राहत मिली है। नहीं, एक बड़ा सवाल चेतन जी, बड़ा सवाल जो है वो जो चिरंजीवी योजना है उसको लेकर तो एक अलग से वीडियो रिलीज किया है अशोक गहलोत ने, और वो कह रहे हैं
कि ना सिर्फ इस योजना को इन्होंने कमजोर किया बल्कि बंद करने का भी इंतजाम कर रखा है, लगा हम बंद नहीं होने देंगे। आपने उसका नाम बदला है। इस पर भी बिल्कुल, आपसे बिल्कुल। जवाब लूंगा, मैं लूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जरा पहले चेतन प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, जी चेतन जी जवाब प्रधानमंत्री लेंगे। ने कहा था, भीमराज जी अच्छी से योजना भीमराज जी कोई से बंद पहले नहीं थोड़ा करेंगे। सा ले लेते हैं, वो अभी उनको मौका मिला नहीं है। भीमराज जी, जो सवाल गहलोत ने उठाए कि बीजेपी ने गुमराह किया इसलिए हम चुनाव हार गए और बीजेपी झूठ बोलती है, हम सच बोलते हैं और काम करते हैं, तो ये जनता इतनी नासमझ है कि बीजेपी गुमराह करती है और वो गुमराह हो जाती है। आप कह रहे हैं कि हमारा वोट प्रतिशत फिर भी बढ़ा, आप जनता को इतना नासमझ मानते हैं? 16 लाख वोट आपके बढ़े, जैसा अशोक गहलोत का दावा, आंकड़े भी कहते हैं आपके 16 लाख वोट बढ़े, तो गुमराह करने के बावजूद वोट प्रतिशत आपका बढ़ गया। मनीष जी, मैं आपको बता देता हूँ, गुमराह करने में बीजेपी का इसके अंदर महारत हासिल है, क्योंकि इन्होंने 2014 में जनता को गुमराह किया और अभी भी चुनाव में गुमराह किया। इन्होंने ये कहा कि हम 2800 रुपए में गेहूं खरीदेंगे, आज 2400 रुपए में खरीदी जा रही है। इन्होंने कहा हम सिलेंडर देंगे। कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत मुख्यमंत्री थे, 76 लाख लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है, ये 72,83,000 लोगों को सिलेंडर दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम जो ईआरसीपी योजना उसको ये करेंगे। ईआरसीपी के अंदर ने क्या किया मनीष जी, 2464 क्यूसेक पानी मिलेगा, 1786 क्यूसेक तो पीने के लिए, 276 क्यूसेक पानी उद्योगों को दिया जाएगा। तो एक बात बताइए कि 2 लाख हेक्टर सिंचाई आप कैसे करोगे बचे हुए पानी से, आप बताइए। और 2 लाख हेक्टर सिंचाई पानी नहीं होगा तो राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हो सकती। इसके लिए जनता को गुमराह किया गया। तो अब आ जाता हूं ताजेवाड़ा हेड मुद्दे पे। तो ताजेवाड़ा हेड मुद्दे पर जब कांग्रेस के समय बनाया था उसमें 6 पाइपलाइन थी, आज 3 पाइपलाइन का इन्होंने टेंडर किया है। और 3 पाइपलाइन के अंदर आप एक बात बताइए, एमओयू जनता के सामने तो लाइए, आपने काम किया है, काम किया तो जनता को बताना, जनता के लिए किया है। कोई बीजेपी के खेतों में पानी लगेगा तो सबके खेतों में लगेगा, इसमें तो कांग्रेस बीजेपी होती नहीं है। फिर बात रही इन्होंने एमएसपी वो गायब भी हो गया मुद्दा। भर्तियों का देखिए, पेपर लीक का बोला, पेपर लीक हो रहे हैं दिल्ली, और बोले हम महिलाओं की और सुरक्षा करेंगे। आज दिल्ली गैंगवार दिल्ली दिन प्रतिदिन होते जा रहे हैं और इन्होंने कुछ हुआ नहीं जा रहा है। और पर्ची ऊपर से आती है तबादला उद्योग, रोज नई तबादलों की लिस्ट होती है, तबादला उद्योग चले, एक अधिकारी को दिन हफ्ते में 3-3 बार ट्रांसफर किया जा रहा है। आप किस ओर ले जा रही थी? और शिक्षा का हाल आप देख रहे हो, शिक्षा का इन्होंने स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। जब हम कहना चाहते हैं कि बीजेपी गुमराह करने, और चिरंजीव योजना का मैं काला चिट्ठा बता देता हूँ, ये आयुष्मान कार्ड लेके आए 18/12/2023 की रिपोर्ट है। वो ये कहती है मनीष जी का पूरे देश में 3,46,00,000 आयुष्मान कार्ड बने हैं और उसमें से 1,45,00,000 यूपी के बने, और मात्र पूरे देश में 36 करोड़ लोग ही पात्र हैं। तो आप किधर लेके जाओगे देश को? इन्होंने गुमराह किया है और ये कहते हैं हम पैसे देंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम में, सचिन शर्मा के परिवार को आपने क्या क्या गलत ब्लड चढ़ने से उसकी डेथ होगी, उसके परिवार में रस ने एक जना कमाने वाला था, उसके बाप बीमार है, आपके नेता गए थे, मैं खुद वहां मौजूद था, गोपाल शर्मा और बालमुकुचार्य को बोले हम फलाना देंगे, कुछ नहीं दिया सर। उस बेचारे की सांसें ली, इनका मैनेजमेंट फेलियर था। और मनीष जी एक बात बताऊं, मेरे गांव की में एक कैजुअलिटी एसएमएस हॉस्पिटल में हुई, भंडारी जी डॉक्टर थे और बच्ची के हार्ट में छेद था, वो सिर्फ घूम रहे थे विदेश में और बच्ची की डेथ होगी। तो आपका मैनेजमेंट फेल है, पर्ची वाले मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री सस्ती वाई लेने की लोकप्रियता के लिए वाई लूटते हैं, कभी बत्तियों पे नहीं रुकूंगा, फलानी जगह नहीं रुकूंगा, कभी थड़ियों पे चाय पी रहे, कभी पार्कों। अरे आप मुख्यमंत्री हो, राजस्थान के भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं हो, तो आपको मैनेजमेंट संभाले। इनका मैनेजमेंट हैज बीन फेलियर फॉर बीजेपी, सिर्फ और सिर्फ इनको नहीं। अगर भीमराज जी, अगर वो जनता को निजात देना चाह रहे हैं किसी तरह की, अगर उनके कदम से कि वो एक वीवीआईपी संस्कृति पर कहीं किसी भी तरह से शुरुआत कर रहे हैं, तो उसमें क्या खराबी है? अगर वो ट्रैफिक से निजात दे रहे हैं, उनका कैवलकेट कहीं रुकेगा नहीं, तो किसी मुख्यमंत्री का आम नागरिक की तरह ट्रैवल करना है तो बड़ी विपक्ष के तौर पे आपके नेताओं को भी रुकना शुरू करना चाहिए ट्रैफिक सिग्नल्स पर। तो सुनो, ये काम अगली बार राहुल गांधी आए, उन्हें आप सुझाव दीजिए कि वो ट्रैफिक सिग्नल पर रुके। मैं इस बात पे पूरी बात कर देता हूँ। इस रूल को अशोक गहलोत और वसुंधरा जी ने किया था, वो लागू नहीं हो पाएगा। और मुख्यमंत्री जी चाहे कांग्रेस का और चाहे बीजेपी का, अदर पार्टी, 1-1 मिनट कीमती होता है, वो ये रुकने लग जाएंगे तो टाइम का उनका शेड्यूल खराब होगा। और जो काम उनको, अरे भाई, जो उनका समय उनको लगाना चाहिए तो उनको लगाना। भीमराज जी, एक मेरा थोड़ा काउंटर सवाल है आपसे। अधीर रंजन चौधरी मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री से कि आपका जो काफिला बार बार आता जाता है उसके चलते बड़ी दिक्कत हो रही है ट्रैफिक के लिए दिल्ली में, इसका कुछ कीजिए। और वहां पर अगर भजनलाल शर्मा एक कदम उठा रहे हैं, वो अगर रुक रहे हैं ट्रैफिक सिग्नल पर ताकि जनता को राहत मिले, तो उसमें आप उसको गलत बता रहे हैं। दिल्ली में आप ही की पार्टी, आपके नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में मांग कर रहे हैं
हम गलत आप नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं- आप एक ही तरफ से आप खुद के विरोधाभास में फंसे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं, के साथ बिल्कुल सबसे नहीं बड़ी फंसे। दुविधा यही है। मैं- ठीक है, आपके नहीं, पास नहीं, लौटेंगे। कोई दुविधा आप ही नहीं के है, नेता दिल्ली हम में सही बोल बात रहे हैं, कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से गुहार है दिल्ली में कि बोल रहे हैं, जो तो ये वीवीआईपी नहीं काफिला कहा। है उनका काफिला, उससे ट्रैफिक को लेकर जनता परेशान है। अब श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। कोई परेशान नहीं है, जी, जी, बीजेपी लौटेंगे। सस्ती लोकप्रियता ले भीमराज रही है आएंगे आपके और- पास। श्याम जी, स्वागत है। सवाल बड़ा ये है कि अशोक गहलोत ने एक तरह से कहें कि 2 वीडियो संदेश रिलीज किए, आपने भी देखा होगा, सुना होगा। बड़े आरोप हैं उन पर। कन्हैया लाल का मुद्दा उन्होंने उठाया, जो हमने राजपुरोहित साहब से भी जवाब मांगा उसको लेकर, और उन्होंने बात की कि योजनाओं के क्रियान्वयन और बीजेपी के जो एजेंडा है, जो झूठ का एजेंडा उनका आरोप है वो चलाते हैं, इसके चलते मेरा सवाल बड़ा ये है आपसे कि इस वक्त पे जब मुद्दे और चेहरे स्पष्ट बीजेपी की तरफ से बिल्कुल साफ है, प्रधानमंत्री और उनका लक्ष्य और उनकी नीतियां, अशोक गहलोत अभी भी पिछली बात कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, हम जीत जाते, बीजेपी ने गुमराह कर दिया, हमारी योजनाएं अच्छी थी, राजस्थान मॉडल बना था। कुछ प्रैग्मेटिक, आगे के लिए कुछ ठोस अप्रोच नहीं है। आपको कैसे कैसे देखते हैं आप इन दोनों सियासी संदेश जो उन्होंने दिए हैं? देखिए मनीष जी, जिस प्रकार से भीमराज जी बता रहे थे, भीमराज जी, आपकी सरकार अगर सही तरीके से काम कर देती और सही तरीके की चीजें ले आती और आपसे झगड़ा नहीं रखती, जो जो आप कह रहे थे हो जाता। बार बार कह रहे बीएल सोनी तो आप ही के जमाने के थे ना डीजीपी। आज जिस प्रकार का उनका वीडियो सामने आया है कि गोपाल केसावत भूमंत्री आयोग का किसने बनाया था अध्यक्ष? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बनाया था। 18 लाख पकड़े थे और 2 मेंबर्स पे आरोप लगाया था, जिसकी अभी जांच हो रही है। अगर समय रहते हुए अगर उनको अनुमति दे दी गई होती तो खुल जाता खेल। आरपीएससी में जो जिस तरह की स्थितियां बन रही थी, पेपर आपने लीक कार्रवाई नहीं सर, करने दी। ऐतिहासिक कार्रवाई देखने को मिली है। नहीं, लेकिन जब तो कार्रवाई नहीं करने दी, यही तो कह रहे हैं वो। बीएल सोनी कह रहे कि मुझे कार्रवाई नहीं करने दी और इसलिए ये सब नहीं, कुछ हुआ। अभी बीएल अभी सोनी जिस तरह से एसओजी एडीजी ने कहा अभी- कि वाकई अभी तो है। सरकार ने हमें उतना माहौल दिया, हम खुलकर कार्रवाई कर सकते हैं, इसलिए कार्रवाई संभव हो पाई है। नहीं, अभी तो मैं कह रहा हूँ, वो तो बीएल सोनी की बात कर रहा हूँ। जब बीएल सोनी हुआ जी। करते थे तो उनको कार्रवाई नहीं करने दी। अभी तो कार्रवाई हो रही है। देखिए जिस प्रकार से अभी रिमांड में मिला है और जो थानेदार बन गए थे उनको भी ला करके पूछताछ हो रही है, तो ये बातें तो अच्छी है, कोई बात नहीं, करना चाहिए। लेकिन देखिए वही वाली बात है कि हमने वो देखिए जब कन्हैया लाल कांड हुआ था तो जनता ने पकड़ा था, सिरे खुद लेना चाहते हैं, उसके बाद पुलिस पहुंची थी। देखिए अब उसके बाद एनआईए ने अब जिस प्रकार से चालान पेश कर दिया है, कार्रवाई हो रही है। अब देखिए मैं होता तो फांसी की सजा हो गई होती, कोर्ट करेगा फांसी की सजा। पूर्व मुख्यमंत्री जी आप नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। देखिए, कांड में तो आपकी सरकार थी, क्या किया, लोग जाते ही नहीं थे सरकारी वकील, वो उनको वो बरी हो गए थे। तो जिस प्रकार ईआरसीपी का मुद्दा आप उठा रहे हो, ईआरसीपी का मुद्दा आपने खुद ने कहा था कि 13,600 करोड़ मुझे दिए, खर्च कितने किए वो सामने आ गए थे। 1,300 करोड़ करीब खर्च कर पाए, आप खर्च ही नहीं किए। आप केवल ये कह के कि ईआरसीपी का मुद्दा उलझाए रखा राजनीति की, और राजनीति की तो आपको आपके बीजेपी को भरपूर दे दिया, इसलिए उनकी सत्ता आ गई और आपकी सत्ता चली गई। तो जिस प्रकार से आरो और आप तो अपने बेटे को जिताने का काम करो, क्योंकि आपका बेटा पहले भी हार गया था। अब तो आपका तो धरातल था, रियासत थी, उसको छोड़ करके जालोर सिरोही चला गया भीमराज जी। अब देखिएगा वो जिता पाएंगे नहीं जिता पाएंगे। आप भी जानते हो, आप बार रूम में बैठते थे, वार रूम में बैठते थे, आप भी देखते थे, कहते थे हम ही जीतेंगे। क्यों नहीं जीते? जीते इसलिए नहीं कि आप उनके प्रचार में नहीं गए, वो उनके प्रचार में नहीं गए, आपसी तालमेल नहीं बैठा और चुनाव हार गए। वो हार गए तो आरोप आप अपने किसके ऊपर लगाना चाहते हो? जनता के ऊपर। जनता तो जानती थी कि कितना काम हो रहा है, किस प्रकार का काम हो रहा है, तो भी खुल रही है कड़ियां। ये तो क्या है कि भजनलाल सरकार धीरे गति से काम करे, तेज गति से काम करे, कई अंदर चले जाते। अब चेतन जी को पता नहीं, चेतन जी कहो मुख्यमंत्री जी को और तेज गति लाओ, जिससे कि गलत चीजों को सामने ला करके अंदर किया जा सके। वो भी देखिए राजनीति में बहुत सारी चीजें होती है, धीरे धीरे करो। लोकसभा का चुनाव आ गया, अब लोकसभा का चुनाव में किसको लाभ मिलेगा किसको नहीं मिलेगा पता नहीं। देखिए प्रधानमंत्री जी का चेहरा आप पहले भी रख चुके हो और अभी दोबारा भी रख रहे हो, लेकिन जिस प्रकार का अभी टिकटॉक का लेकर के आपने 15 डिक्लेयर कर दिया, उन्होंने 10 डिक्लेयर कर दिए। अभी क्योंकि बाहर के लोगों को ला रहे हो, बीजेपी खुद के लोगों की बजाय दूसरे लोगों, महेंद्रजीत मालवीय को लिया और कुछ और को भी लाना चाहते हो, भी लाना भी चाहिए जो जीतने वाला है, क्योंकि बीजेपी के लोग जीतने वाले कम है, दूसरे लोग ज्यादा है। तो इसलिए निश्चित तौर पर जो वातावरण बन रहा है राजनीति में, जीत का श्रेय सबको जाना चाहिए। इसलिए कांग्रेस में तो 4-5 चीजों में संघर्ष करेंगे,
अभी जीतेंगे कितने मुझे नहीं पता। हनुमान देखिए जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल जो लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार, लोकतांत्रिक पार्टी के थे सुप्रीमो, उनके प्रदेश अध्यक्ष तो चले गए बीजेपी में, और एक था जो ये बाड़मेर में ये लेके आ गए, बाड़मेर में उसको चुनाव लड़ा रहे हैं। जी कांग्रेस बीजेपी के पास खुद के पास कैंडिडेटों की श्याम जी अच्छों की और कमी है। और सबसे बड़ी बात ये भी, कहीं आपको ये कोई गैप नहीं दिख रहा है कांग्रेस की रणनीति में, चुनावी स्ट्रेटजी में, कि जो मुद्दे और जो योजनाएं और जो स्ट्रेटजी वो विधानसभा चुनाव में अपना रहे थे, जो उठा रहे थे, वही हूबहू बात अशोक गहलोत अब लोकसभा चुनाव के पहले कर रहे हैं, जबकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मुद्दे, एक चुनाव एकदम अलग होता है। आपको नहीं लगता ऐसा? देखिए वो अपनी सरकार के बहुत सारी चीजें रखना चाह रहे हैं जो कि फेल हो गई। हाँ अब डिजाइन बॉक्स कंपनी थी जो प्रचार प्रसार करती थी अशोक गहलोत का, कांग्रेस का प्रचार नहीं करती थी। अब देखिए अभी फिर देखिएगा अशोक गहलोत के बेटे ने गोविंद सिंह डोटासरा की फोटो नहीं छापी। भीमराज जी फिर क्यों, अशोक डोटासरा ने क्या कहा, मैं तो 25 सीटों पे चुनाव लड़ रहा हूं। अरे लड़ते रहो, लेकिन आपका कैंडिडेट अगर प्रदेश अध्यक्ष की फोटो नहीं छापता है तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब डिजाइन बॉक्स फिर से आ गया उनके बेटे के चुनाव में। तो बिल्कुल। डिजाइन बॉक्स ने क्या किया इनको पता है सारी चीजें। तो देखिए निश्चित तौर पर राजनीति होगी, और मुख्यमंत्री जी को अपने बेटे की जगह 25 सीटों पे जाना चाहिए, और साथ में सचिन पायलट को साथ लेके जाना चाहिए। और वो जो गुमराह करने का आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं भीमराज जी, बेहतर नहीं हो कि अपने कार्यकर्ताओं का आप गुमराह ना करें? पार्टी के नेता अशोक गहलोत बड़े सीनियर लीडर है, राजस्थान को अच्छे से समझते हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपको नहीं लगता कि उनको अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहिए कि पार्टी किसी भी तरह से डिवाइड हाउस नहीं है? आज भी कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि सचिन पायलट अलग है, अशोक गहलोत अलग है। कहीं ना कहीं आला कमान को खुश रखने की एक होड़ लगी रहती है। ऐसा कुछ नहीं है। अशोक गहलोत संगठन को भी देखते हैं, सत्ता को भी देखा है उन्होंने। और दूसरी बात, वो कार्यकर्ताओं को कोई गुमराह नहीं कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की भी मीटिंग ले चुके हैं, और मैं भी उस मीटिंग में शामिल था। और ऐसा नहीं है, पूरे राजस्थान में घूम घूम के सभाएं होगी और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, क्या मुद्दा क्या लेकर जाएंगे? अब क्या बात हुई? अगर आप बता रहे थे आप उस मीटिंग में मौजूद थे, क्या लोकसभा चुनाव में, क्योंकि बीजेपी लगातार 2 बार से 25 सांसद जीत कर आई, उनका चेहरा साफ है, उनके मोहरे साफ हैं, उनकी चुनावी रणनीति बहुत साफ है और सीटों का टारगेट भी बहुत साफ है। आपका क्या टारगेट है? जरा आप दर्शक भी जानना चाहेंगे। आप वीडियो संदेश दे रहे हैं अशोक गहलोत, वो टारगेट भी बता देते। और क्या बड़ा मुद्दा, क्या है चुनावी मुद्दा लोकसभा में राजस्थान में आपकी तरफ से? आज के समय जो चुनावी मुद्दा सर, चुनावी मुद्दा किसान का, महंगाई का, छात्रों के लिए बेरोजगारी का, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए, और देश को एक ऐसे मोड़ के ऊपर लाके खड़ा दिया। जैसे मणिपुर देख लीजिए, किसानों के मुद्दे, गृह युद्ध की स्थिति इन लोगों ने पैदा कर दिया। और सबसे बड़ा एक मुद्दा है जो अभी साइलेंट चल रहा है, पर्यावरण का। आज विश्व के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषण से जो प्रताड़ित है तो भारत देश होता है। राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। राजस्थान की उसमें 5 शामिल है सर। राजस्थान के हनुमानगढ़ 5वें नंबर पे आया है, और भिवाड़ी पूरी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। वो भी एक इसके अंदर मुद्दा है। इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। एमएसपी का इन लोगों ने वादा किया था, और एमएसपी आपने देख ली कि किसान आंदोलन के अंदर आपने देखा कैसे 750 किसानों को इन्होंने गोलियों से बूंदा था। और सॉरी, एमएसपी तो आपके कार्यकाल से ज्यादा एमएसपी प्राइसेस मिनिमम सपोर्ट दिए। जाते जाते राजपुरोहित साहब आपसे जान लेते हैं, श्याम जी भी जिस तरह से कह रहे हैं कि बड़ी होले काम कर रही है धीरे धीरे आपकी सरकार, थोड़ा तेज एक्शन देखने को मिलता तो काफी लोग अब तक पेपर लीक में अंदर चले जाते। और वो जो 100 दिन का एजेंडा था वो भी जनता समझना चाहेगी आपसे। और अब 6 दिन का आपने एजेंडा बना दिया कि अब 6 महीने में आप जनता के सामने अपनी कामकाज रखेंगे। उस 100 दिन के एजेंडे का क्या हुआ? राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने एसओजी की पूरी टीम को अपने बुलाया, बुला करके उनसे बात की और उनकी पीठ थपथपाई। क्या आपको केवल मात्र जब आपको थकान भी आती है ना, तो आपको उन युवाओं के चेहरे याद करने जी। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा है उसको छोड़ना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, माननीय गहलोत साहब अगर माफी मांगते राजस्थान की जनता से और कहते कि मेरी और पायलट साहब की लड़ाई की वजह से राजस्थान की जनता की सेवा मैं नहीं कर पाया, क्योंकि 5 साल तक मैं मेरी सरकार बचाने में लगा रहा, तो हो सकता है राजस्थान की जनता कुछ इनकी सहानुभूति पे विचार करती। ठीक है राजपुरोहित साहब, मैं जानना चाह रहा था 100 दिन का एजेंडा क्या हुआ? जो आपने सरकार बनते कहा था वो जनता को अब तक देखने को नहीं मिला, वो गोल पोस्ट हो गया है 6 महीने को लेकर। बहुत शुक्रिया आप तीनों हमारे साथ जुड़े। जी बिल्कुल भीमराज, अब तो खैर चुनावी चर्चाएं आगे भी जारी रहेंगी, आप लोग जुड़ते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी आपका, और भीमराज और चेतन राजपुरोहित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंथन में सियासी हालचाल राजस्थान का फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।